इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। इस लाइन को अंग्रेजी की एक कहावत के तौर पर देखा जाता है, जिसका अर्थ है सत्य कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमयी होता है। लेकिन असल में ये अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन का कथन है और अधूरा है। पूरा कथन है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, बट इट इज बिकॉज फिक्शन इज ऑब्लाइज्ड टू स्टिक टू पॉसिबिलिटीज, ट्रूथ इजंट। यानी सत्य कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमयी होता है। ऐसा इसलिए कि कल्पना को संभावनाओं के दायरे में रहना होता है, लेकिन सत्य के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आज दुनियादारी में हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ट्रुथ और फिक्शन की सीमा को चैलेंज करती है। इस कहानी से 3 देशों के तार जुड़े हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान। क्या है ट्रुथ और क्या है फिक्शन, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर देश है। फिक्शन से तुलना करें तो कुछ सुपरमैन जैसा, दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप करके आज़ादी और जस्टिस जैसे आदर्शों की बात करने वाला। सुपरमैन की खासियत यह है कि वो सब कुछ दिन के उजाले में करता है, बिना कुछ भी छिपाए, छाती चौड़ी करके। पिछले साल 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान की एक बड़ी शख्सियत, कुड्स फोर्स के चीफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की एक ड्रोन हमले में हत्या कर दी। और इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए ट्रंप ने सुपरमैन की तरह ही खुलेआम कहा, हमें परवाह नहीं, ईरान इसका क्या बदला लेगा। ईरान की स्थिति उस समय आगे कुआं और पीछे खाई वाली थी, कारण कि उसी साल यानी कि 2020 में अमेरिका में चुनाव भी होने वाले थे, जिसमें ट्रंप के हारने की पूरी संभावना थी। बाइडेन की जीतने की स्थिति में ईरान को फायदा होता और वो 2015 में हुई न्यूक्लियर डील में दोबारा एंटर हो जाता। साथ ही उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध भी हट जाते। ऐसे में सुलेमानी की हत्या पर अगर वो कोई भी बड़ा कदम उठाता तो डील के दरवाजे हमेशा के लिए बंद भी हो सकते थे। इसलिए ईरान ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अब इस खेल में एंट्री होती है इजराइल यानी बैटमैन की, जो सुपरमैन के विपरीत छुपकर काम करता है और नई नई तकनीकों वाले गैजेट्स का भी उपयोग करता है। इजराइल भी ऐसा ही देश है जो अपने खुफिया एजेंसी मोसाद और उच्च तकनीक वाले नवीनतम हथियारों के लिए जाना जाता है। अमेरिका के मुकाबले इजराइल ईरान के दसियों मिलिट्री पर्सनल को मार चुका है, लेकिन ना कभी उसने इसकी जिम्मेदारी ली और ना ही कभी अपने ऑपरेशंस की भनक लगने दी। चुपचाप खुफिया तरीके से काम करने वाला, बिल्कुल बैटमैन के माफिक। ईरान में साल 2010 से लेकर अब तक इजराइल न जाने कितने ही खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। मसलन 2010 में पार्टिकल फिजिक्स के ईरानी एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी और माजिद शहरयार की हत्या। उसके बाद 2011 में साइंटिस्ट दरियाश की हत्या कर दी गई और 2012 में ईरान के नतांग यूरेनियम एनरिचमेंट प्रतिष्ठान के डेप्यूटी हेड मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को भी मार डाला गया। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट्स मारे गए, कईयों को अगवा भी कर लिया गया। वैसे तो इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल की ईरान से इस खास मोहब्बत की वजह क्या है। यहाँ हम फिर से बैटमैन का जिक्र करेंगे। 2007 में द डार्क नाइट फिल्म बनाकर तहलका मचा देने वाले मास्टर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक नई फिल्म आने वाली है, जिस पर वो काम कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम के जनक थे वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु विस्फोट के बाद गीता का श्लोक कहने वाले ओपेनहाइमर तभी समझ गए थे कि उनका यह आविष्कार भविष्य में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनेगा। ऐसा हुआ भी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनमें से अधिकतर की वजह न्यूक्लियर पावर ही है, चाहे फिर वो भारत पाकिस्तान हो, उत्तर और दक्षिण कोरिया हो या रूस और अमेरिका। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स की बड़ी वजह भी परमाणु शक्ति ही है। ईरान इस फिराक में है कि अगर वो परमाणु शक्ति हासिल कर ले तो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। इसके बाद उसे अमेरिका से बार बार मिलने वाली धमकियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। उधर इजराइल की हालत दूध का जला वाली है। उसका अस्तित्व ही यहूदी पहचान पर टिका हुआ है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहूदी नरसंहार के बाद उनका एक ही उद्देश्य है, नेवर फॉरगेट, नेवर अगेन। इजराइल की यहूदी पहचान उसे अरब देशों का दुश्मन बनाती है और ऐसे में वो आसपास होने वाली किसी भी गतिविधि पर पैनी नज़र बनाए रखता है। उसे लगता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार आ गए तो उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच संघर्ष के लंबे इतिहास और धर्म के एंगल के कारण उसका डर वाजिब भी है। इस विषयांतर के बाद वापस किस्से पर चलते हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत में इजराइल को अपने लिए मौका दिखा।
दरअसल वो 2015 में हुई ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील के सख्त खिलाफ था। 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने इस डील से हाथ वापस खींच लिए। इजराइल को डर था कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति चुन लिए गए तो न्यूक्लियर डील दोबारा लागू न हो जाए, इसलिए अमेरिका में प्रशासन के बदलने से पहले ही वो कुछ सख्त कदम उठा लेना चाहता था ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पटरी से उतर जाए। सुलेमानी की हत्या पर ईरान की ढीली प्रतिक्रिया ने इजराइल के इरादों को और मजबूती दी। अक्टूबर 2020 में उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ठानी। उसका निशाना था डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे, जो तेहरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ईरान की पब्लिक के लिए उनकी इतनी ही पहचान थी, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी इसकी खबर नहीं थी कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अमाद के चीफ साइंटिस्ट थे। इसी कारण लंबे समय से वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर थे। 28 नवंबर 2020 को खबर आई कि फखरीजादे की हत्या कर दी गई है, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार जब फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ तेहरान से अबसाड शहर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। कुछ न्यूज़ एजेंसियों के अनुसार इस हमले में एक रोबोट का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था। उस वक्त ईरान ने इस बात को नकार दिया। एक कारण ये भी था कि उसकी एलीट सिक्योरिटी फोर्स फखरीजादे की सुरक्षा में तैनात थी और रोबोट की बात उनकी साख पर धब्बा लगा सकती थी। लेकिन अब इस हमले की पूरी जानकारी सामने आई है। 18 सितंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फखरीजादे की हत्या मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने नहीं की थी। अब सवाल ये कि असल में हुआ क्या था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि घटना के दिन फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ अबसाड शहर की ओर जा रहे थे। सुलेमानी की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। उनके लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम भी किया गया था। 2007 से ही वो मोसाद के निशाने पर थे, जिसकी चेतावनी उन्हें सुरक्षा एजेंसियों से मिलती रहती थी। खतरे के बावजूद फखरीजादे ने बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय खुद की गाड़ी से यात्रा करने का फैसला किया। गाड़ी खुद फखरीजादे चला रहे थे और उनकी पत्नी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उनकी कार के आगे और पीछे सिक्योरिटी का काफिला था। अबसाड शहर की ओर जाने के लिए मेन हाईवे से एक अलग रोड कटती थी। मोसाद ने इसी जगह पर हमले का इंतजाम कर रखा था। यहाँ पर रोड में एक स्पीड ब्रेकर लगा था, जिसकी वजह से आने जाने वाली गाड़ियों को स्पीड कम करनी पड़ती थी। रोड की साइड में कंस्ट्रक्शन का सामान रख एक पिकअप ट्रक छुपा दिया गया था। ट्रक में 7.62 mm की स्नाइपर मशीन गन लगी हुई थी, जो 600 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती थी। करीब 1 बजे मोसाद की टीम को सिग्नल मिला कि फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ निकल चुके हैं। सिग्नल मिलते ही स्नाइपर ने गन को सेट किया और अपनी उंगलियां ट्रिगर पर जमा दी। गाड़ी में फखरीजादे ही बैठे हैं, ये तय करने के लिए पिकअप ट्रक जहां खड़ा था उसे कुछ दूर पहले एक और गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे थे। यू टर्न पर गाड़ी रुकी तो कैमरों की मदद से ये पक्का हो गया कि गाड़ी में फखरीजादे ही हैं। जैसे ही फखरीजादे की गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर पहुंची, पिकअप ट्रक से एक के बाद एक 6 राउंड फायर हुए। इसमें से 3 गोलियां फखरीजादे को लगीं और उनकी वहीं पर मौत हो गई। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 1 मिनट का समय लगा, जिसके बाद पिकअप ट्रक को एक्सप्लोसिव की मदद से उड़ा दिया गया। जैसे ही गोलियां चलना शुरू हुई, फखरीजादे के सुरक्षा गार्डों ने पोजीशन ले ली। बाद में उन्होंने पिकअप ट्रक के पुर्जों को चेक किया तो पता चला ट्रिगर खींचने वाला व्यक्ति वहां नहीं, बल्कि 1000 मील दूर से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। इसका मुख्य कारण था कि फखरीजादे की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि जमीन पर किसी एजेंट की मदद से इस मिशन को अंजाम देना मुश्किल था, क्योंकि मोसाद का शुरुआत से एक नियम रहा है, अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने वालों को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता तो ऑपरेशन होगा ही नहीं। ऑपरेटिव को बाहर निकालने का फुल प्रूफ प्लान होना अनिवार्य है। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से रिमोटली ऑपरेट किया गया था। पिकअप ट्रक में एक बेल्जियन मेड मशीन गन लगी थी, जिसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था। इससे पहले कभी ऐसे मिशन को अंजाम नहीं दिया गया था। ये सेटअप इतना उन्नत था कि सभी पुर्जों का वजन मिलाकर 1 टन हो गया था। इस कारण अलग अलग पुर्जों को पहले ईरान में स्मगल किया गया और फिर इन्हें आपस में जोड़ा गया। इतना ही नहीं, इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन का भी सहारा लिया गया, कारण कि हर शॉट के बाद रिकॉइल की वजह से बंदूक हिल जाती थी और अगली गोली का निशाना बदल जाता था। डेटा ट्रांसफर में कुछ सेकंड का डिले और कैमरा इमेज के स्नाइपर तक पहुंचने में 1.6 सेकंड का डिले पैदा हो रहा था। एक हिलते डुलते टारगेट पर ऐसे में किसी धाकड़ निशानेबाज का निशाना भी चूक सकता था।
सेटअप की सटीकता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि फखरीजादे की पत्नी को एक भी गोली नहीं लगी, जबकि वो कुछ इंच दूर बैठी हुई थी। इस घटना के बाद लगा कि ईरान के सब्र का बांध टूट जाएगा, लेकिन उसने इसके बावजूद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसका बड़ा कारण ये था कि तब तक अमेरिकी चुनाव के नतीजे आ चुके थे, ट्रंप रुखसत हो चुके थे और बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए थे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बाइडेन ने आते ही न्यूक्लियर डील पर दोबारा काम शुरू कर दिया। वियना में यूरोपियन यूनियन की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर वार्ता शुरू हुई। साल 2021 में ईरान में भी सत्ता में परिवर्तन आया। वहां के नए राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर डील के एवज में मांग रखी कि अमेरिका सभी आर्थिक प्रतिबंधों को वापस ले, लेकिन बाइडेन इस बात पर अड़े हैं कि ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा प्रतिबंध लगाए थे केवल उन्हें ही वापस लिया जाएगा। चाइना भी अब इस मामले में एंटर हो चुका है। उसने तेहरान के साथ एक बड़ा व्यापारिक समझौता करते हुए मदद का भरोसा दिलाया है। इस मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को खारिज किया है। इसके अलावा इसी हफ्ते यूएन की वार्षिक मीटिंग में न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा हो सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IAEA, पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम है न्यूक्लियर एनर्जी के मिलिट्री इस्तेमाल पर रोक लगाना। इसका कहना है कि डील दोबारा लागू नहीं हुई तो ईरान परमाणु हथियार बनाने में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।